हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज करेंगे हिंदी का एक सामान्य प्रैक्टिस सेट जिसमें टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु। तो आल्हा बसंत ऋतु में गाया जाता है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से लेके बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पे गाया जाता है। और आल्हा परमाल रासो की 13वीं शताब्दी की रचना है। यह जगनिक द्वारा रचित है। इसमें तो कुल 23 खंड हैं, भी आप याद रखेंगे, खंड भी पूछा जाता है। और देव, आप ध्यान दीजिएगा, परमाल रासो में जो आला और उदल थे, जय सिंह की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना? प्राकृत से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत की अंतिम अवस्था से। जब आप पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास तो आप देखेंगे उन्होंने सीधा लिखा हुआ है प्राकृत की अंतिम अवस्था से अपभ्रंश माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा प्रश्न आज का, ये रहा, नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी है? अच्छा प्रश्न है, आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो नाट्य वृत्तियों की संख्या 4 है। वह 4 कौन कौन सी हैं? तो भारती है, कौशिकी है, आर्भटी है और सात्यवती है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा प्रश्न, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? भट्ट लोल्लट, अभिनवगुप्त, शंकुख, भट्ट नायक। चौथा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार प्रश्न बनते रहते हैं। भरत मुनि की जो रचना थी नाट्यशास्त्र, उसी में उनका जो सूत्र दिया गया था विभावानुभावा संयोगादश निष्पत्ति की व्याख्या 4 आचार्यों ने मिलकर किया है। उसी में आपसे पूछा जा रहा है अनुमितवाद की स्थापना किसने की? तो बताएंगे आप सभी। शंकुक ने अनुमितवाद की स्थापना की। भट्ट लोल्लट का है उत्पत्तिवाद। और आप देखेंगे भट्ट नायक का, नायक क्या करता है? भोक्ता है, तो इसका भुक्तिवाद। और श्री शंकुक का है, आप याद रखेंगे, अनुमितिवाद। तो शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 5 नंबर का, आप ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पर। साधारणीकरण अवलंबनत्व धर्म का होता है, यह मान्यता किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य नरेंद्र की, आचार्य अभिनवगुप्त की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो यह पढ़ते ही आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन डी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं, किसने रचा है? जगनिक ने, श्रीधर ने, नरपतिनाल ने, भट्ट केदार ने। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार यूजीसी नेट में यह पूछा जाता है। तो यह श्रीधर की रचना, एक श्रीधर नाम के कवि और हैं आधुनिक काल में, एक हैं आपके, देखेंगे आप तो आदिकाल में, ये आदिकाल के हैं, उन्हीं की यह रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरख जगायो जो भगति भगायो लोग, यह उक्ति किसकी है? गोरखनाथ की, कबीरदास की, विट्ठलनाथ की, तुलसीदास की। 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यह है तुलसीदास का। जब आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इस उक्ति को देख पाएंगे। और यह कहाँ से ली गई है? तो याद रखेंगे, यह जो है कि कवितावली में इन्होंने कहा है, गोरख जगायो जो भरत भगायो। कई बार यह प्रश्न रिपीट होने वाला है, तो याद रखेंगे। कुछ तुलसीदास की रचनाएं हैं, जैसे रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेचू, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली और एक गीतावली है। कबीरदास की देखेंगे साखी शबद रामायणी है। यहाँ पे विट्ठलनाथ जी हैं, विट्ठलनाथ की रचना है विद्वन मंडल भक्ति निर्णय। भक्ति निर्णय काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद गोरखनाथ आएंगे। गोरखनाथ का 2 रचना बहुत प्रसिद्ध है, एक तो युग सिद्धांत है, दूसरा युग शतक है। नेक्स्ट देखेंगे 8वें नंबर का प्रश्न, यहाँ पे है, आप ध्यान दीजिएगा। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपता का कोई नहीं। तो 8 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यह है पदावली। तो और इनकी पदावली इनकी ख्याति का भी आधार स्तंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? भट्ट वल्लभाचार्य का, स्वामी अग्रदास का, रूप स्वामी का, नाभाते। यह रूप स्वामी की रचना है, कई बार यह पूछा जाता है। नेक्स्ट 10वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार पंचम वेद
आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाट्य पंच कितने प्रकार के होते हैं? नाट्य मंच पूछा जा रहा है, कितने प्रकार के होते हैं? 10 नंबर का प्रश्न है। तो आप याद रखेंगे नाट्य मंच जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकृष्ट, चतुस्थ और त्रयस्थ नाट्य। यह मंच 3 प्रकार के होते हैं। आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, नोट कर लीजिए। मीराबाई की उपासना है, तो याद रखेंगे कौन सी उपासना है? सख्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव और शांति भाव। सख्य भाव, दास्य भाव की उपासना करते हैं तुलसीदास हिंदी जगत में। माधुर्य भाव की उपासना मीराबाई की है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला, सख्य भाव में आप ध्यान देंगे तो आते हैं सूरदास जी। अगला प्रश्न 12 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? सुंदरदास, मलुकदास, कबीरदास, कुंभनदास। 12 नंबर के प्रश्न में उत्तर देंगे तो डी ऑप्शन सही होगा। कुंभनदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, बाकी तीनों कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? उस्मान, मंझन, जैसी, नूर मोहम्मद। 13 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? तो ये है मंझन, मधुमालती मंझन, और इसका प्रकाशन वर्ष 1545 ईस्वी में हुआ है। इसके नायक मनोहर हैं और नायिका मधुमालती है। यह प्रेम कथा पे वर्णित और एक काल्पनिक प्रेम कथा पे वर्णित यह रचना है। आगे देखेंगे आप उस्मान की कौन सी रचना है? तो उस्मान की सभी जानते हैं, चित्रावली है, जायसी का पद्मावत, अकरावत। और एक देखेंगे नूर मोहम्मद का है राजकुंवर और इंद्रावती, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो आपका ऑप्शन होगा बी मंझन। भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन भागवत के किस स्कंद से है? द्वादश, दशम, नवम, अष्टम। तो कहाँ से है? 14 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे दशम स्कंद से है। कहाँ से है? भागवत की दशम स्कंद से। और इनके जो है कि भ्रमर गीत किसकी रचना है, ये भी प्रश्न कभी कभी बनता है, तो आप याद रखेंगे। आगे ध्यान देंगे टोटल कितने स्कंद हैं? तो 12 स्कंद हैं। यह दशम स्कंद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आगे 15 नंबर का प्रश्न है। कर्म जोग पुनि जान, उपासन सब ही भ्रम भरमायो, श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। यह काव्योक्ति किसकी है? तुलसी की, कबीर की, कुंभनदास की, सूरदास की। 15 नंबर के प्रश्न में आपका आंसर होगा डी। यह किसकी पंक्ति है? तो सूरदास की पंक्ति है। तुलसी को सभी जानते हैं, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है, मृत्यु 1623 में। कबीरदास के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, 1398 इनका जन्म है, मृत्यु 1518। कुंभनदास का जो जन्म हुआ है वह 1468 ईस्वी में हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास, हृदयराम। तो ये बताना है 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो ये होगा तुलसीदास की रामाज्ञा प्रश्नावली रचना है। तुलसीदास की बहुत इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। सबसे ज़्यादा तुलसीदास की जो ख्याति मिली वो राम जो है कि नेक्स्ट मानस से मिली हुई है। 17 नंबर का प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जायसी आखिरी कलाम में किस बादशाह का प्रशंसा किए हैं? तो एक चीज़ हिंदी में आप याद रखेंगे, कौन सा कवि और किस शासक के समय में रहा, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। जैसे शेरशाह के शासक में कौन है, जहांगीर के कौन है, हुमायूं, बाबर। तो ये सब इतिहास मिलता जुलता है हिंदी इतिहास से, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में जो आखिरी कलाम में है उसमें किस बादशाह का वर्णन किया गया है, ये प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है। तो पूछा गया तो इसमें आप याद रखेंगे बाबर की प्रशंसा की गई है। आखिरी कलाम की जो रचना हुई थी उसका प्रकाशन वर्ष है 1528 ईस्वी। नेक्स्ट आगे देखेंगे और अगला, और इनका जो है कि कुछ रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी का आपको याद रखना होगा। जैसे पद्मावत है 1540 में, अखरावट है, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 18 नंबर का, ये रहा। सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सुरसराली, सूरसागर, साहित्य लहरी, उपयुक्त में से तीनों में से कोई नहीं। तो ये बताना है 18 नंबर के प्रश्न का। तो साहित्य लहरी है, कौन सी है? साहित्य लहरी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न 19 नंबर का है। रसखान किसके शिष्य थे? यहाँ पे बताना है आपको रसखान
किसके शिष्य थे? स्वामी हरिदास के, स्वामी विट्ठलनाथ के, वल्लभाचार्य के और गोविंद स्वामी के। 19 नंबर के प्रश्न में तो आप याद रखेंगे, तो ये थे स्वामी विट्ठलनाथ के। बी ऑप्शन आपका सही होगा। यह जो है कि रस प्रधान रचना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे देख रहे हैं आप स्वामी हरिदास, तो स्वामी हरिदास की रचना है। ये किसके शिष्य थे? तानसेन के शिष्य थे। और वल्लभाचार्य, तो ये इनके शिष्य थे सूरदास। नेक्स्ट देखेंगे शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी उक्ति है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दंडी, वामन, आनंदवर्धन, भामह। तो 20 नंबर के प्रश्न में सबको पता है यह भामह की उक्ति है और भामह 6वीं शताब्दी के हैं। हिंदी में इन्होंने मतलब कि अलंकार के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? राजा महाराज भाव सिंह, महाराज जसवंत सिंह, महाराज जय सिंह, महाराज देवी सिंह। तो बिहारी जय सिंह के जो है कि आश्रित कवि थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर का। ये रहा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर का प्रश्न है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उलट कहत प्रवीण। यह उक्ति इस उक्ति में अभिधा लक्षणा और शब्द शक्ति का निरूपण किस रीतिकार ने किया है? तो प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आया हुआ है, तो यह पंक्ति ही किसकी है? देव की है, आप याद रखेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट मतिराम, तो इनकी एक बहुत अच्छी पंक्ति पूछी जाती है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलकयत अंगनी चर गोराई। और कुलपति मिश्र की एक पंक्ति पूछी जाती, जामिनी जाम को कौन कहे, जुग जात न जानिए ज्यों छीन जीते। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरद झुक झुक परत जय चितवन एक बार। यह दोहा किस पुस्तक में वर्णित है? अंगदर्पण में, रस पीयूष निधि में, बिहारी सतसई में, रस विलास में। 23 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, तो यह निर्मित है, वर्णित है। कहाँ पे वर्णित है? तो अंग दर्पण में। ए ऑप्शन आपका सही हुआ। आप नेक्स्ट देखेंगे पीयूष निधि किसकी है? तो यह सोमनाथ की है। और इसके बाद देखेंगे बिहारी सतसई का क्या है? तो बिहारी का है। रस विलास किसका है? देव जी का है। नेक्स्ट देखेंगे घनानंद। 24 नंबर का प्रश्न है, घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? तो राधा वल्लभ, माधव सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। 24 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा कि घनानंद निम्बार्क संप्रदाय के थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर का। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ की भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किसके संदर्भ में कहा है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल जी। 25 नंबर के प्रश्न का आप सभी बताएंगे। तो इंसा अल्लाह खां की जो रानी केतकी की कहानी है उसी के बारे में कहा गया। और रानी केतकी का दूसरा नाम है उदयनभान चरित। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। आप देखेंगे सदल मिश्र, तो सदल मिश्र का है सुख सागर, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। लल्लू लाल का है सिंहासन बत्तीसी। इसके बाद है बैताल 25सी। नेक्स्ट देखेंगे सदल मिश्र, आपने देख लिया। अब मुंशी सदा सुखलाल का हमने पहले आपको बता दिया था। आप नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सदा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी, यह पंक्ति किस कवि के बारे में है? घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोपाल चंद गिरधर, प्रेमघन। 26 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में है। आप याद रखेंगे भारतेंदु की जो यह पंक्ति है वह कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है सार सुधा निधि से। और भारतेंदु जी कुछ रचनाएं हैं इनकी बहुत प्रसिद्ध भारतेंदु की, जैसे प्रेम मालिका है, पुरुषोत्तम पंचक है, वर्षा विनोद है, प्रेम माधुरी है। आगे देखेंगे घनानंद की एक पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयान बाँके नहीं। और एक है प्रेमघन की, इनकी पंक्तियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं। यह है बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना। नेक्स्ट अगली पंक्ति है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 27 नंबर का। कृष्णनारायण किस
विधा की रचना है? नाटक है, महाकाव्य है, उपन्यास है, खंड काव्य? 27 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे किस नयन यह महाकाव्य है। कैसा काव्य है? तो महाकाव्य है। अब प्रश्न बनेगा यह किसका है? याद रखेंगे द्वारिका प्रसाद मिश्र का है। किसका है? द्वारिका प्रसाद मिश्र का है। और कब लिखा गया? 1943 ईस्वी में लिखा गया है। यह 7 खंडों में है। कितने खंडों में है? 7 खंडों में है। कभी कभी पूछा जाता है भाषा कौन सी है? तो अवधी है। कौन सी है? अवधी भाषा है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 28 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का परवर्ती गद्यकार है? प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदाराम फैलोरी। 28 नंबर के प्रश्न में आप सभी याद रखेंगे ये हैं प्रताप नारायण मिश्र। ए ऑप्शन सही होगा। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1894 ईस्वी में। भारतेंदु मंडल के जितने भी राइटर हैं लगभग सबकी उम्र थोड़ी कम रही। हिंदी जगत में एक छोटी सी उम्र में भी भारतेंदु ने बहुत कुछ दिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो एक रचना है यह वर्णमाला है, विद्यांकुर है, स्वयं बोध है। इनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। 1823 ईस्वी में हुआ था। सदाराम फैलोरी यह कहाँ के थे? पंजाब के। और इनका जन्म जो हुआ था 1837 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो है कि 20-29 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत के अनुवाद नहीं है? कौन कालिदास के मेघदूत का अनुवाद नहीं है? अनुवादक नहीं है? लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, नागार्जुन। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत के अनुवादक नहीं है? 29 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो मोहन राकेश इनके अनुवादक नहीं हैं। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बहुत अच्छे से लिखा है कालिदास के बारे में। नागार्जुन भी कालिदास सत्सत बतलाना तुम रोए की जगरोए। नेक्स्ट आप देखेंगे लाला सीताराम, ये भी इनके रहे हैं लेकिन मोहन राकेश इनके नहीं हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। और जो अनुवाद किए थे कालिदास के प्रसिद्ध मेघदूत का लाला सीताराम ने 1883 ईस्वी में किए थे। 1883 ईस्वी में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं कालिदास की लालित योजना 1965 ईस्वी में। कब लिखे हैं? 1965 में। और नागार्जुन लिखे हैं 1955 में। कब लिखे हैं? 1955 में। इनकी क्या है नागार्जुन की? तो जो है कि मेघदूत नाम से एक कविता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? संयोगिता स्वयंवर, महाराणा प्रताप, तप्ता संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी। 30 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो क्या होगा? कौन सा नहीं है? तो महाराणा प्रताप आपका बी ऑप्शन सही होगा। भाग्यवंती किस प्रकार का उपन्यास है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। भाग्यवंती किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक, तिलस्मी, अय्यारी या सामाजिक? 31 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे सामाजिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान दीजिएगा। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कई बार यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन है, साकेत है, प्रियप्रवास है, कामायनी है? 32 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यह प्रिय प्रवास है जिसका प्रकाशन हुआ था 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कभी कभी आप देखेंगे कि इसमें जो है कि सर्ग पूछा जाता है तो 17 सर्ग है। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 33 नंबर का। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत भारती का रचनाकाल है 1909, 1910, 1911, 1912। ये 33 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा 1912 ईस्वी। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। नेक्स्ट देखेंगे अब आप यह भारत भारती पूछा जाता है कि इसमें क्या वर्णन है? तो यह भारत दर्पण की जो प्रेरणा थी वही इसमें दिखाई गई है। 3 खंड है, एक अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और भविष्य खंड है। भारत भारती देश प्रेम और राष्ट्र भावना को प्रबल करने के लिखा गया है। और देखेंगे महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि भी इन्हें भारत भारती के लिए ही दिया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है 34 नंबर का। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र
वाद किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। 34 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, किसका है? हजारी प्रसाद। नेक्स्ट साधारणीकरण, और आप याद रखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये प्रश्न का उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है वह 3 भागों में विभाजित है, वर्णनात्मक है, भावात्मक है, विचारात्मक है। इनके निबंध बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे इनका एक महत्वपूर्ण निबंध है जो है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, काव्य में प्राकृत दृश्य। इनके बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है और यही से तर्क वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न 35 नंबर का, एक पंक्ति है और पूछा जा रहा है किसकी है? इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस काव्य पंक्ति के कवि हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 35 नंबर में, आप याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ऑप्शन में निराला है, हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है। तो किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और कहाँ से लिया गया है? तो यह आंसू से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आंसू से। आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, रंग दर्शन के लेखक हैं, हो सकता है नया प्रश्न आपके लिए हो। सीताराम गार्गी, बलवंत गार्गी, नेमीचंद्र जैन, सुरेंद्र अवस्थी। 36 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यह नेमीचंद जैन की रचना है। किसकी रचना है? नेमीचंद जैन की। और अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर का, हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। 37 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा, तो ये है रामविलास शर्मा, और इन्होंने लोक जागरण और हिंदी साहित्य में यह उपाधि इनको मिली है। नामक पुस्तक जो इनकी है वहीं से यह प्रश्न लिया गया है, हिंदी जाति की अवधारणा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 38 नंबर का, आ रहा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद का साहित्यकार नहीं है? उपेंद्रनाथ अश्क, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र। 38 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर देंगे। तो आप सभी को पता है इसमें से जो उपेंद्रनाथ अश्क जी हैं वो गांधीवाद से प्रभावित नहीं थे, या गांधीवाद के समय में ये नहीं थे। आगे देखेंगे प्रेमचंद, पूरे तरीके से इन्होंने अपनी नौकरी को भी रिज़ाइन दिया था समाज सेवा के लिए। विष्णु प्रभाकर भी हैं और जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र जी का उपन्यास, आप नाटक और बहुत सारी हैं, ये मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये एक मनुष्य के जीवन में जो भी चीज़ें घटित होती हैं उन सबको उजागर करने वाले हैं जैनेन्द्र जी। इनका एक बहुत अच्छा नाटक है जो चैनल पे अपलोड है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट देखेंगे त्याग पत्र, कौन सा है? तो त्याग पत्र है। यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, एमपीएचएससी के भी पाठ्यक्रम में यह लगा हुआ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रधान भेद माने हैं? 7, 4, 6, 2। अच्छा प्रश्न है। 39 नंबर का उत्तर दीजिएगा। तो 6 कितने माने हैं? 6। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, वाक्य वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, स्वीडन में। अब प्रतीकवादी आंदोलन आपसे पूछा जा रहा है। 40 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे फ्रांस में। फ्रांस में हुआ था, और कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में यह हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और जो है प्रतीकवादी कुछ और विद्वान हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा, जैसे चार्ल्स वार्डलेयर है, पाल वर्लेन है, जॉर्ज मूर है, स्टीफन है, एमी लावेक है। नेक्स्ट देखेंगे, आइए क्रम वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अब आप बताएंगे काला क्रमानुसार लल्लू लाल की रचनाओं का सही क्रम बताना है 41 नंबर के प्रश्न में। तो सबसे पहले देखेंगे सिंहासन बतीसी, और जब तक डेट नहीं क्लियर होगा ये प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। 1801 में है। प्रेम सागर है सबसे। इसके बाद देखेंगे लाल चंद्रिका है। लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी में है। कब है? 1818 ईस्वी में, आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रेम सागर है। प्रेम सागर कब है? तो प्रेम सागर 1803 ईस्वी में है।
इसके बाद आ जाएगा ब्रजभाषा व्याकरण। ब्रजभाषा व्याकरण में आप देखेंगे 1811 में है। इस हिसाब से इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ नोट करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे, जन्मकाल के अनुसार कवियों का आप जन्म बताना है क्रम से, कौन सा कवि पहले जन्मा है, कौन सा बाद में। यहाँ पे सारे कवि आप रामनरेश त्रिपाठी, अगर आप यहाँ पे साहित्य को ध्यान में रखेंगे तो भी यह प्रश्न आप बना ले जाएंगे। 42 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, सबसे पहले आएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर जी का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद रामनरेश त्रिपाठी आएंगे, इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ है। जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं, इनका भी 1889 ईस्वी में हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 1899 के हैं। कब के हैं? 1899 के। आपका ए ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 43 नंबर का, ये रहा आपके समक्ष, ध्यान दीजिएगा। जैनेन्द्र कुमार के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल के क्रम से आपको बताना है। यहाँ से हर बार प्रश्न बनता रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले परख को देखेंगे। परख का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1829 ईस्वी में। कब हुआ है? 1929 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो 1929 ईस्वी में हुआ है परख, 1929 ईस्वी में। इसके बाद परख है सुनीता है, सुनीता का देखेंगे तो 1934 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कल्याणी का प्रकाशन वर्ष हुआ है तो 1939 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद आता है दसार्क का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1985 ईस्वी में। तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ। सबसे पहले परख आएगा, परख, सुनीता, कल्याणी, दसार्थ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन काल के अनुसार यहाँ पे मिलान करना है काव्य शास्त्रियों को। जीवन के क्रम से संस्कृत काव्य शास्त्र के निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम आपको मिलाना है। 44 नंबर का प्रश्न है, आप बताएंगे। सबसे पहले आप यदि पढ़े होंगे संस्कृत आचार्यों को तो सबसे पहले भरत मुनि का स्थान आता है, तो यहीं से प्रश्न आपका सही हो गया। इन्हीं की भरत मुनि की जो रचना है नाट्यशास्त्र के ही सब टीकाकार हैं। तो यहाँ पे देखें समीक्षक हैं, अपना अपना इसी से उठा के मत इन्होंने दिया है। भट्टलोल्लट भी, शंकुक भी, भट्टनायक भी। आप सभी ध्यान देंगे तो ये भरत मुनि 2री शताब्दी के हैं। इसके बाद आते हैं भट्टलोल्लट 9वीं के हैं। कब के हैं? 9वीं शताब्दी के। इसके बाद आ जाएंगे शंकुक कब के हैं? तो ये भी 9वीं शताब्दी के हैं। इसके बाद आ जाएंगे नायक कब के हैं? तो ये 10वीं शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, और यहाँ पे भी आपको बताना है आंचलिक उपन्यासकारों का क्या बताना है? जन्म, उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो आप बताएंगे सबसे पहले कौन सा आएगा, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो रहा सबसे पहले देखेंगे देहाती दुनिया, नीचे से ही देखते हैं। देहाती दुनिया का प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। बलचनामा सबको पता है किसका है? नागार्जुन का। इसका प्रकाशन हुआ है 1952 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे मैला आंचल, कितने आंचल मैले हुए हैं? तो 55 आंचल मैले हुए हैं, रेणु की रचना है। इसके बाद आप देखेंगे सागर, लहरें और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट का है, 1956 ईस्वी में है। ध्यान दीजिएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र संग्रहों का सही अनुक्रम बताना। जो पत्र संग्रह लगाया गया है यूपी एचएससी के पाठ्यक्रम में, आप ध्यान देंगे, अपने पाठ्यक्रम पढ़ा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। पत्र संग्रह से यह प्रश्न आपकी समझ पूछा गया है। अब आपको बताना है, सबसे पहले आप याद रखेंगे चिट्ठी पत्री ऊपर ही है। अब यहीं से हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यह है 1962 ईस्वी में। चिट्ठी पत्री किसकी है? तो अमृत राय की है, जो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। अब आप देखेंगे फाइल और प्रोफाइल किसका है? तो यह है उग्र जी का। ये कब का है? तो 1970 का है। इसके बाद आप याद रखेंगे पंत के 200 पत्र बच्चन के साथ। और जब आत्मकथा बच्चन की आप पढ़ेंगे ना, क्या भूलूं के याद करूं, वहाँ पे भी पंत जी का जिक्र आया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1971 में हुआ है। इसके बाद आता है प्रसाद के नाम पत्र। तो प्रसाद के नाम पत्र का प्रकाशन हुआ है 1976 ईस्वी में। और यह किसने किया है? तो रत्न शंकर प्रसाद ने किया है। आपका ए ऑप्शन सही हुआ।
नेक्स्ट चलेंगे अगला। अगला प्रश्न है 47 नंबर का। यहाँ पे भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार यह प्रश्न है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित साक्षात्कारों का सही अनुक्रम बताना है। साक्षात्कार अभी आपने ऊपर संग्रह पढ़ा था, पत्र संग्रह, अब साक्षात्कार से यह प्रश्न आपके समक्ष है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, देखेंगे रत्नाकर से बातचीत। तो रत्नाकर से बातचीत 1931 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, और यह किसने इसका बातचीत संग्रह किया है, तो शिवपूजन सहाय ने। मैं इनसे मिला यह किसका है, तो पद्माकर सिंह शर्मा कमलेश की। पद्माकर सिंह शर्मा कमलेश इनका उपनाम है, आप याद रखेंगे। 1955 ईस्वी। अब आप देखेंगे ना, अप्रोच, अभी आपको आगे के पढ़ा होगा आप, लेकिन अप्रोच इनकी भी ये क्या है, यह जो है साक्षात्कार का जो है कि संग्रह है। तो आप याद रखेंगे अज्ञे जी का है, यह इसका प्रकाशन हुआ है 1979 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे बातों में किसका है, तो ये मनोहर श्याम जोशी का है 1983 ईस्वी में। कब है, 1983 ईस्वी में। आपका ऑप्शन ए सही हुआ, आप नोट करते जाइएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार रिपोर्टाज। आप देख रहे हैं आपके प्रश्न क्रम से बन रहे हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रिपोर्टाज का सही अनुक्रम क्या है। 48 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तूफानों, यहाँ पे देखिए वे तो लड़ेंगे हजारों साल, इसी को देखते हैं। इसका प्रकाशन हुआ है 1966 ईस्वी में। इसके बाद है रीढ़ धर जनधन, रेणु जी का है। और आप रीढ़ धन जल धन देखेंगे, इसका प्रकाशन हुआ है 1977 में। युद्ध यात्रा किसका है, तो युद्ध यात्रा है, आप याद रखेंगे। इसका प्रकाशन हुआ है 1972 ईस्वी में। इसके बाद आएगा नंबर वे तो लड़ेंगे हजारों साल। 1966 ईस्वी में। कब है, 1966 ईस्वी में। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिए, तूफानों के बीच यह रिपोर्टाज किसका है। वे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, वे तो लड़ेंगे हजारों साल, यह है वे तो लड़ेंगे हजारों साल, शिव सागर का है 1966 में। इसके बाद देखेंगे रीढ़ धर जनधन रेणु का है। युद्ध यात्रा किसका है, तो ये आप ध्यान देंगे, तो यह है धर्मवीर भारती जी का। इसके बाद देखेंगे वे तो लड़ेंगे हजारों साल। इस हिसाब से जब आपका मिलाएंगे जो है कि डेट के हिसाब से, तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, अब 49 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। याद रखिए, और आप प्रश्न हो सकता है आपके लिए थोड़े टफ हो, लेकिन बदलते पैटर्न में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 49 नंबर का प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। सबसे पहले आप बताएंगे इनकी पहली रचना जूही की कली थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। वही प्रश्न है, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो यह प्रश्न आपके लिए इजी हो जाएगा। 49 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो जूही की कली का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 जगह जूही की कली पहले आया है, तो यहीं से शुरू करते हैं। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी में। अनामिका कब है, तो 1923 ईस्वी में है। तुलसीदास सबको पता है 38 में है, अपराध 46 में है। तो आपका यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सारी रचनाएं नोट कर लीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। आप देखेंगे ये रहा 50 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे 50 नंबर के प्रश्न में, तो सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, यही नीचे से लेते हैं। इसका प्रकाशन हुआ है 1952 ईस्वी में। बहती गंगा का प्रकाशन कब हुआ है, तो 1952 में इसका भी हुआ है, दोनों 52 में है। अब देखेंगे सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, इसका प्रकाशन हुआ है 1954 में। नीचे आया है कंदिल और कुहासे का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1969 ईस्वी में। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो यही डी ऑप्शन सही होगा। एक चीज़ याद रखेंगे, सूरज का 7वां घोड़ा किसका है, तो यह है धर्मवीर भारती का। बहती गंगा इस किसका है, तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी का है। सोया हुआ जल किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। कंदिल और कुहासे गिरधर गोपाल का।
चलिए 51 नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये रहा प्रश्न। यहाँ पे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कभी कभी सिंगल प्रश्न यहाँ से तोड़ तोड़ के भी बनाया जाएगा। समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष बताना है। कैसे कैसे समाचार पत्र निकल रहे थे। 51 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले उदंत मार्तंड निकलता था। ये एक साप्ताहिक पत्र था और कहाँ से निकलता था, तो ये कलकत्ता से निकलता था। और कब निकलता था, तो 1826 ईस्वी में। ठीक है, 30 मई 1826 ईस्वी। आगे देखेंगे प्रजामित्र है। प्रजामित्र भी वहीं से निकलता था। यहाँ 1834 ईस्वी में नहीं। प्रजा हितैषी कहाँ से निकलता था, तो यहाँ आगरा से निकलता था। ठीक है, 1855 में। अब देखेंगे आगरा अखबार। तो आगरा अखबार कहाँ से निकलता था, तो ये आगरा से निकलता था, लेकिन इसका डेट था 1870 ईस्वी। तो ए ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर का प्रश्न है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। 52 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे रस आखेटक, यही नीचे से शुरू करते हैं। इसका प्रकाशन हुआ है 1970 ईस्वी। इसके बाद है आगम की नाव। आगम की नाव है। आगम की नाव 2002 में है। निषाद बांसुरी। तो निषाद बांसुरी का जो प्रकाशन वर्ष हुआ है वह हुआ है 1974 ईस्वी में। इसके बाद है गंध मादक। गंध मादक का प्रकाशन हुआ है 1972 ईस्वी में। अब आप डेट के हिसाब से मिला लेंगे और ये याद रखेंगे सारे निबंध किसके हैं, तो ये कुबेरनाथ राय के हैं। और इस यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम। ये सारे निबंधकार हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब 53 नंबर का प्रश्न है। यहाँ निबंधकार हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले जन्म हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो 53 नंबर के प्रश्न में अगर आप द्विवेदी जी को भी याद करते हैं तो प्रश्न आपका यही सही हो गया। अब आप जन्मक्रम नोट कर लीजिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वह 1800, याद रखेंगे जन्म कब हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, तो 1864 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आएंगे बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। और सरदार पूर्ण सिंह का जन्म हुआ था 1800, यहाँ पे देखेंगे 1881 ईस्वी में, है ना। अब इनका रामचंद्र शुक्ल का कब हुआ था, तो शुक्ल जी का 1884 में हुआ। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी से बड़े थे शुक्ल जी। अब आप 53 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो यही आपका सी ऑप्शन सही हो गया। 53 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही हुआ, करेक्ट है। चलिए अब आपको बताना है हरिशंकर परसाई, वही परसाई जी हैं जो व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। ये परसाई जी हैं, आप याद रखेंगे इनको। 54 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे पगडंडियों का जमाना। तो ऊपर से ही लेते हैं। पगडंडियों का जमाना का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी में हुआ। और सदाचार की ताबीज, इसका प्रकाशन हुआ है 1967 ईस्वी में। ठिठुरता हुआ गणतंत्र का 1970 में हुआ है। कब है, 1970 में। सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1983 में। अब आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये रहा 54 नंबर का प्रश्न। अब चलेंगे 55 नंबर के प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 55 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। तो बताएंगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संकलनों के का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। ये रहे निर्मल वर्मा, जो ग्रामीण जीवन नहीं शहरी जीवन को केंद्र में बना के रचनाएं करते हैं। इनकी एक कहानी परिंदे बहुत प्रसिद्ध है। कई बार पात्र भी पूछा जाता है और कहानी भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे शब्द और स्मृति। यहाँ पे देखेंगे शब्द और स्मृति, इसका प्रकाशन हुआ है 1976 ईस्वी में। कला का जोखिम, इसका प्रकाशन हुआ है 1900, यहाँ पे याद रखेंगे 1900 जो है कि 1981 ईस्वी में। ठीक है, शताब्दी के ढलते वर्ष में, इसका प्रकाशन हुआ है 1995 में। नेक्स्ट देखेंगे आदि अंत और प्रारंभ। अकेले ये प्रश्न पूछा जाता है किसकी रचना है, तो इसका प्रकाशन हुआ है सन 2001 में। अब आप बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न है 56 नंबर का और यह कूट वाला प्रश्न है। यहाँ पे तर्क स्थापना दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्थापना क्या है पढ़िए। रस ब्रह्मा है, इस रस को पाकर पुरुष आनंदित हो जाता है, यह रस सबको आनंदित
करता है। तर्क है क्योंकि करुण रस की अनुभूति केवल पुरुष को होती है। तो क्या यह सही है? क्या सही है? ए आर दोनों गलत है कि ए सही आर गलत है? ए सही आर गलत है, दोनों गलत है या दोनों सही हैं? 56 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर का। ये रहा आपके समक्ष 57 नंबर का प्रश्न है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद की अवधारणा इतनी व्यापक है कि वह संपूर्ण छायावादी कवियों को अपने में समाविष्ट कर लेती है। तर्क है क्योंकि छायावादी कवियों में केवल रोमानियत की अभिव्यक्ति होती है। 57 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे गलत है, आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे स्थापना है। काव्य का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखंड सत्य है। और ये देखेंगे तर्क है क्योंकि सौंदर्य कला मात्र का यत सत्य है। सौंदर्य कला मात्र का सत्य है। अब आपको बताना है क्या सही है 58 नंबर के प्रश्न में। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। अब आगे देखेंगे 59 नंबर का प्रश्न है। ये रहा 59 नंबर का प्रश्न। क्लासिकल साहित्य जीवन की चिरंतर समस्याओं का समाधान है। तर्क है क्योंकि जीवन की मूल्य व्यवस्था अपरिवर्तनशील होती है। 59 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ए सही है क्योंकि क्लासिकल साहित्य जीवन की चिरंतर समस्याओं का समाधान है। और तर्क क्या है? क्योंकि जीवन की मूल्य व्यवस्थाओं क्योंकि जीवन की मूल्य जो है वो व्यवस्थाओं अपरिवर्तनशील है। क्या ऐसा संभव है 59 नंबर में? तो आप याद रखेंगे, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर का। ये रहा 60 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 60 नंबर का प्रश्न है, तर्क ही वाला ही है, याद रखिएगा। ये नायक की मानसिक अवस्था की अनुकृति नाटक का लक्षण है। बी आर है क्योंकि नाटक में नायक के जीवन कार्य अवस्थाओं का प्रदर्शन होता है। 60 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नायक की मानसिक अवस्था की अनुकृति नाटक का लक्षण है। दूसरा है क्योंकि नाटक में नायक के जीवन की कार्य अवस्थाओं का प्रदर्शन होता है। 60 नंबर के प्रश्न में तो याद रखेंगे, यहाँ पे दोनों चीज़ें गलत है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 61 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दुष्कर कर्म करने की भावना ही उत्साह का आलंबन होता है। तर्क कह रहा है क्योंकि दुष्कर कर्म का दायरा उत्साह तक सीमित होता है। 61 नंबर के प्रश्न में उत्तर दीजिएगा तो क्या होगा, आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या है, दुष्कर कर्म करने की भावना ही उत्साह का आलंबन होता है, क्योंकि दुष्कर कर्म का दायरा उत्साह तक सीमित होता है। ये भाई गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 61 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। 62 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा है। कृष्ण काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। कृष्ण काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है क्योंकि कृष्ण काव्य अनंत भगवत आसक्ति का समर्थन करता है। 62 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सही हैं, आपका ए ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर का जो है कि प्रश्न है, यहाँ पे स्थापना है। अद्वैतवाद अनात्म का भ्रम करता है। तर्क है क्योंकि वह प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। 63 नंबर के प्रश्न का आपसे भी उत्तर देना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों चीज़ें सही हैं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 64 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। स्थापना है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थ और आदर्श का समावेश होता है। तर्क है कारण कि आदर्श का जन्म यथार्थवाद से होता है। 64 नंबर में आप याद रखिएगा, तो आपका आंसर क्या हुआ ये बताएंगे आप। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थवाद और आदर्शवाद का समावेश होता है, लेकिन जो कारण दिया है ये गलत है, ठीक है। ए सही और आर गलत है, आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का। प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं परतंत्रता का शत्रु है। ध्यान से पढ़िएगा। अब तर्क देखेंगे क्योंकि प्रगतिवाद कलावाद को समाज निरपेक्ष सच्चाई को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। अब यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे क्या सही होगा 65 नंबर में। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता नहीं परतंत्रता का शत्रु है, तो ये सही है। अब यहाँ पे तर्क देख रहे हैं क्या है, क्योंकि प्रगतिवाद कलाकार को समाज निरपेक्ष सच्चाई की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। आप देखेंगे जब
आधुनिक काल में जाएंगे। प्रगतिवादी के सारे लेखक इंग्लिश से एमए हैं। उन्होंने पाश्चात्य काव्य को पढ़ा, फिर उसे यहाँ पे लाने का प्रयास किया है। जैसे निराला जी आप देखेंगे तो ये दक्षिण भारत की संस्कृतियों को हिंदी जगत में पिरोने का काम किए हैं। तो यहाँ पे 65 नंबर में आप याद रखेंगे, आपका बी ऑप्शन सही होगा। बी सही है बट ए गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 66 नंबर का। ये रहा 66 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे मिलान करने वाला यह प्रश्न है। प्रश्न छोटा कर देते हैं, आप ध्यान दीजिए। सुभद्रा कुमार की रचना है, कौन सी है? कैदी और कोकिल, वीरों का कैसा होगा बसंत, भैंसा गाड़ी, मक्खनलाल चतुर्वेदी। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है वीरों का कैसा होगा बसंत, ये है 2 नंबर। महादेवी वर्मा का कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का है। कौन सा है? तो रश्मि है महादेवी वर्मा का। माखनलाल चतुर्वेदी का है कैदी और कोकिल। भगवती चरण वर्मा का कौन है? तो भैंसा गाड़ी, इनका बहुत प्रसिद्ध है। तो डी में पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करने वाला ही प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ये पत्र पत्रिकाएं उनके संपादकों को मिलान करना है। तो ठीक है, 67 नंबर में समालोचना किसकी है? तो ये बताना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इंदु किसकी है? तो इंदु पत्रिका है अंबिका प्रसाद जी की, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर अंबिका प्रसाद। अभ्युदय किसका है? तो ये मदन मोहन मालवीय जी का है, 4 नंबर। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। तो डी का दूसरा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आपको बताना है। डी में दूसरा। एक चीज़ आप याद रखेंगे, देखें यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे भी दूसरा है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, आपने ऊपर मिला लिया है। अगला प्रश्न है, ये रहा 68 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। मन्नू भंडारी का क्या है? मन्नू भंडारी का महाभोज है, क्या है 68 नंबर में? मन्नू भंडारी का महाभोज है। कृष्णा सोपती का क्या है? तो कृष्णा सोपती का है सूरजमुखी अंधेरे में, तो 5 नंबर। मन्नू भंडारी आप देखेंगे 3 नंबर। अगला क्या है? मृदुला गर्ग का कौन सा? चित्तकोबरा। मृदुला गर्ग का चित्तकोबरा 1 नंबर। प्रभा खेतान का क्या है? तो छिन्न मस्ता, ये है प्रभा खेतान का 2 नंबर। तो 3, 5, 1, 2 ये ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे आप याद रखेंगे 3, 5, 1, 2 सी ऑप्शन आपका सही हो रहा। अगला प्रश्न है, आप याद रखेंगे यहाँ पे 69 नंबर का, ध्यान दीजिए। यहाँ पे रचनाएं हैं, आलोचक की ग्रंथ है और आलोचक है, ये मिलान करना है 59 नंबर के प्रश्न में। तो श्याम सुंदर दास की कौन सी आलोचना है? तो यही से मिला लेते हैं, श्याम सुंदर दास की साहित्य समालोचना। ये देखो 3 नंबर, साहित्य लोचना किसकी है? तो यहाँ पे बताएंगे आप, साहित्य लोचना श्याम सुंदर दास। साहित्य समालोचना है या साहित्य लोचना है, ये कन्फर्म करना है। तो साहित्य समालोचना राम कुमार का है, किसका है? यहाँ पे फिर से प्रश्न को देखिएगा, साहित्य लोचना किसका है? तो ये श्याम सुंदर दास का है। साहित्य समालोचना जो है राम कुमार वर्मा का है, ठीक है। यह भी देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। और निराला की साहित्य साधना किसका है? ये बताना है, तो रामविलास शर्मा का। अब आप बताएंगे जो है कि आलोचना दर्श किसका है? तो आलोचना दर्श किसका है? तो ये है रमाशंकर शुक्ल रसाल का। आप मिला लिए होंगे, अब आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे, आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब ये 70 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है। तो ये जो है कि आप देखेंगे, मृणाल पात्र है त्यागपत्र की, मतलब 1 नंबर। जालपा पात्र है गबन की, 4 नंबर। अब वर्षा बताना है सेल्मा। 70 नंबर के प्रश्न में आप याद से इन प्रश्नों को कीजिए। कभी कभी थोड़े से जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो जाते हैं। सेल्मा किसकी है पात्र? तो यह है अपने अपने अजनवी की, 3 नंबर। अब आपको बताना है वर्षा, वर्षा किसकी पात्र है ये बताना है। तो यह सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है ना, मुझे चाँद चाहिए, ये यहाँ पे 5 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, 4, 5, 1, 3 इसका आंसर होगा। ये रहा ए ऑप्शन आपका सही होगा, 4, 5, 1, 3। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये मिलान वाले प्रश्न बहुत ईजी होते हैं, 1-2 बार आप मिला लिए तो सब सही। देखो युत्सु पात्र है अंधायुग का। अब आप देखेंगे पुरूरवा किसका पात्र है? तो यह उर्वशी का है ना, पुरूरवा, 4 नंबर।
तो यहाँ पे आप 1 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर। अब आपको बताना है मानव, तो मानव कमायनी का पात्र है तो 2 नंबर। अब आप देखेंगे राधा किसकी पात्र है, ये बताना है 71 नंबर के प्रश्न में। राधा, राधा पात्र है प्रिय प्रवास की, किसकी है, प्रिय प्रवास की, 3 नंबर। आप 2 4 1 3, 2 4 1 3 ये रहा, ध्यान दीजिएगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 72 नंबर का, ध्यान से देखेंगे। 72 नंबर का प्रश्न है, ये बताना है। अब आप मिलाइए फटाफट, उदात्तवाद, संरचनावाद, विखंडनवाद। तो यही प्रश्न टीजीटी 2021 में पूछा गया था। विखंडनवाद किसका है, तो जॉन देरिडा का। 72 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे, तो आप ध्यान दीजिए। उदात्तवाद किसका है, तो लोजाइनस का है, 2 नंबर। यहाँ पे विखंडनवाद 1 नंबर। संरचनावाद किसका है, तो संरचनावाद सास्यूर का है, किसका है, ये रहे सास्यूर, 4 नंबर। इसके बाद आ जाएंगे आपका निर्वैयक्तिकता, या इलियट का है, सबको पता है, 5 नंबर। तो 2 4 1 5 यहाँ पे देख रहे हैं, 2 4 1 5 सी ऑप्शन आपका सही रहा। ये रहा आपके स्क्रीन पे 73 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान दीजिए। 73 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे जो है जैनेन्द्र कुमार की। अब यहाँ पे कहानी और कहानीकार मिला देना है। तो जैनेन्द्र कुमार सबसे पहले देखेंगे, अज्ञे की रोज कहानी है, 2 नंबर। जैनेन्द्र की कौन सी है, यहाँ पे मोहन राकेश की कौन सी कहानी है, और यहाँ पे देख रहे हैं ठेस, तो ठेस तो आपके रेणु की कहानी है, किसकी है, रेणु की। अब आप बताइए, रोज अज्ञे की हो गई, जैनेन्द्र कुमार की हो गई, ग्रामोफोन 1 नंबर। आप देखेंगे भीष्म साहनी की चीफ की दावत 3 नंबर। मोहन राकेश का कौन सा, ये बता दीजिए आप सभी। डी में मोहन राकेश का मिस पाल है, हो सकता है आपके लिए नया हो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखेंगे 74 नंबर का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, बहुत कम समय में हमने लगभग 75 प्रश्न कर लिए। अब यहाँ पे बताना है निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है। 74 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे कछुआ धर्म किसका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। आचरण की सभ्यता किसका है, तो यह सरदार पूर्ण सिंह का है, सरदार पूर्ण सिंह 3 नंबर। इसके बाद तुम चंदन हम पानी किसका है, विद्यानिवास मिश्र जी का है, किसका है, तुम चंदन हम पानी मिश्र जी। भारतीय संस्कृति की देन, भारतीय संस्कृति की देन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ये संस्कृति का ही स्थापना किए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर, तो 5 3 4 2, 5 3 4 2 ये देखिए ऑप्शन आपका सही हुआ सी। अब ये 75 नंबर का आज का अंतिम प्रश्न है, याद रखेंगे। यहाँ पे मिलान करना है 75 नंबर के प्रश्न में। आप बताएंगे रौद्र रस किसका है, तो रौद्र रस क्रोध का है, किसका है, क्रोध का। तो यहाँ पे 3 नंबर। विभत्स किसका है, तो विभत्स जुगुप्सा का है, 1 नंबर। अद्भुत, अद्भुत का विस्मय होता है, 2 नंबर। शांत का निर्वेद होता है, 5 नंबर। ऑप्शन में आपके देख रहे हैं 3 1 2 5, ये देख रहे हैं 3 1 2 5। याद रखेंगे रस से प्रश्न बनते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो 8। ठीक है, आज के लिए रहे ये 75 प्रश्न। प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर प्रश्न क्लियर नहीं दिख रहे हो इतना प्रयास करने के बाद, तो भी आप बताइएगा। इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि सारे प्रश्न आपको क्लियर कट दिख रहे होंगे। वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि कमेंट से ही हमें आपकी प्रतिक्रिया समझ में आती है। धन्यवाद।